पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा जनसंख्या वितरण और घनत्व इसे कहते हैं, और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। वितरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि वितरण विश्व का जो फैलाव है उसको वितरण कहते हैं, यानी दुनिया में जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है। कहीं जनसंख्या बहुत कम है तो कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व भी एक आधार होता है जनसंख्या के बसाव का। बच्चों, जैसे वितरण के लिए मैंने आपको बताया था कि विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या एक छोटे क्षेत्र में रहती है और विश्व की बहुत कम जनसंख्या बहुत बड़े क्षेत्र में रहती है, और उसका मूल कारण है वहाँ मिलने वाली सुविधाएं। और इसी के साथ अगला जो कारक आता है वो आता है जनसंख्या घनत्व। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और किसी एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का एक भारी मात्रा में रहना, अधिक रहना, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बच्चों, इनके बाद में आज हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि होती है कि लोगों के वह जनसंख्या जिसे किसी निश्चित समय अंतराल में गिना जाए, यानी किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे भारत में 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ हो गई, यानी 102 और 121। इसको यदि देखा जाए तो इन 121 में से 102 को घटाएंगे तो लगभग 18.31 करोड़ जो 10 की वृद्धि थी, जो इन 10 सालों में जनसंख्या बढ़ी। आप बच्चों, आप जानते हैं कि भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन सुचारू रूप से सही रूप से 1881 में जनसंख्या गणना शुरू की गई। इसी के साथ जनसंख्या में लगातार हर दशकीय परिवर्तन होता गया, और 1901 से लेकर के और 2001 तक जनसंख्या में कई बार कई परिवर्तन आए जिनको हमने देखा। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत जिस चीज को हम देखते हैं उसमें सबसे पहला कारक आता है, वो आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। भाई, जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से होती है? जनसंख्या वृद्धि में सबसे पहला और मूल कारण होता है मृत्यु दर में गिरावट। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जन्म दर तो उसी गति से बढ़ रहा है, लेकिन मृत्यु दर पर नियंत्रण कर लिया गया, और मृत्यु दर पर नियंत्रण होने की वजह से जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी, और इसी वजह से भारत और चीन जैसे देशों में विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। उसी के साथ अगला जो पॉइंट आता है वो आता है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। पहले जब हम देखते थे कि सुचारू रूप से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति न होने की वजह से जीवन स्तर जो था एक छोटे स्तर पर रह जाता था, यानी मनुष्य की जो औसतन आयु थी बहुत कम होती थी। जैसे कभी आपने सुना होगा कि 1899 यानी 2056 तो विक्रमी संवत थी, उसमें एक अकाल पड़ा था जिसको छपनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने के अंतर्गत कितनी भूखमरी हुई कि लोगों को खाने के लिए पदार्थों की प्राप्ति नहीं हुई, यानी बहुत ज्यादा मृत्यु हुई। उसका मूल कारण था खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति न होना। तो बच्चों, आज वर्तमान में हम ये देखते हैं कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होने की वजह से जो मृत्यु दर है उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। तीसरा जो कारक आता है वो आता है औद्योगिक विकास। कहीं न कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या के अंतर्गत औद्योगिक विकास भी एक मूल आधार है, और उसका मूल कारण है लोगों को मिलता हुआ रोजगार, क्योंकि उद्योगों से लोगों को अत्यधिक रोजगार मिलते हैं, और रोजगार की वजह से लोगों का जीवन स्तर जो है उसमें सुधार आता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जहां उद्योग होते हैं वहां नगरों का विकास होता है, और नगरों के विकास की वजह से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं उद्योग भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का एक कारण होता है। अगला जो कारण आता है वो है वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार को जनसंख्या वृद्धि का कारण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों के द्वारा अनेक सुविधाओं का प्रसार किया है, और उन सुविधाओं की वजह से लोगों का जीवन स्तर है उस जीवन स्तर में सुधार आया है, और इसी वजह से लोगों की जनसंख्या में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कार भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या का एक कारण है। उसके साथ अगला जो कारक आता है वो आता है परवास।
पर यानी दूसरा और वास मानी रहना। जब व्यक्ति एक स्थान से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो जनसंख्या में एक बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे हम देखते हैं ग्रामीण जो लोग हैं रोजगार की तलाश में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो गांवों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ी मात्रा नगरों में जाकर के और बसाव करती है। इसी वजह से नगरीकरण होता है और लोगों की जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में नगरों में बसती है और वहां जनसंख्या में भारी परिवर्तन आता है, जिससे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ अगला जो कारक आता है वो आता है शांति और सुरक्षा। पहले एक राजशाही व्यवस्था होने की वजह से लोगों का जीवन स्तर जो था वो इतना सुरक्षित नहीं था, लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार होने की वजह से लोगों का जीवन स्तर में शांति और सुरक्षा होने की वजह से लोगों का बसाव और उनकी सुरक्षा होने की वजह से लोग किसी निश्चित स्थान पर संतुष्टि से और शांति से रह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या का एक द्योतक है। अब बच्चों जैसे हमने इन 5-6 पॉइंटों में देखा कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसको प्रभावित करने वाले ये कारक है। साथ ही साथ इन कारकों के साथ एक बड़ी चीज जो आती है वो आती है जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। भाई जनसंख्या वृद्धि जिस प्रकार होगी तो जनसंख्या वृद्धि का आकार जो है उससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ेगी उसमें सबसे पहली जो समस्या आएगी वो आएगी खाद्यान्नों की समस्या, यानी खाद्य पदार्थों की समस्याएं। जनसंख्या इस तीव्र गति से बढ़ रही है और इस तीव्र गति से जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व में खाद्यान्नों की समस्या यानी खाद्य पदार्थों की समस्या बहुत बड़ी मात्रा में होगी और लोगों का जीवन स्तर जो है उस जीवन स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। खाद्यान्न समस्या के बाद में अगला जो कारक आता है वो आता है आवास की समस्या। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आवास जो है वो व्यक्ति के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यदि हम किसी नगर की बात करते हैं तो उन नगरों में पाए जाने वाली जो गंदी बस्तियां हैं उन बस्तियों को हम देखते हैं कि वहां पर आवास की कितनी बड़ी समस्या है। जैसे उदाहरण के रूप में मुंबई जो है उसमें पाया जाने वाली एशिया की सबसे बड़ा स्लम यानी धारावी, उस गंदी बस्ती के अंतर्गत यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि वहां पर एक साधारण जीवन जीने का जो स्तर है उसकी सभी समस्याएं वहां देखने को मिलती है। वहां सुचारू रूप से न पानी प्राप्त होता है, न बिजली प्राप्त होती है, न रहने के लिए मकान है, न सड़कें हैं, न और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं का भी बहुत बड़ी मात्रा में अभाव है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि से आवास की समस्या भी देखने को मिलती है। अगला जो कारक आता है वो आता है सीमित संसाधन। पूरी दुनिया में हर चीज सीमित है और उन सीमित संसाधनों में जैसे मान लीजिए जल है, खनिज है, किसी भी चीज को हम ले सकते हैं, वो सारे पदार्थ सीमित है यानी उनकी एक निश्चित मात्रा है। यदि जनसंख्या इसी तीव्र गति से बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व में पाए जाने वाले संसाधन लगभग समाप्त हो जाएंगे। और यह भी कहा जाता है कि विश्व में अगला जो युद्ध होगा वो किसके लिए होगा? जल के लिए होगा, क्योंकि जल जो है वो एक ऐसा कारक है जो मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए दुनिया में जितने भी संसाधन है, चाहे वो जल है, खनिज है, पेट्रोल, कोयला जो भी है वो सीमित है। और यदि इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि इन संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम और अधिक से अधिक लाभ के लिए करना चाहिए। इसी दौर में अगला जो कारक आता है बच्चों वो आता है प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध। यानी किसी भी पदार्थ को यदि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, चाहे प्राकृतिक प्रतिबंध हो या मानवीय प्रतिबंध हो। जैसे यदि किसी खनिज पदार्थ का हम खनन करते हैं तो उस पर प्राकृतिक सरकार के द्वारा कुछ प्राकृतिक प्रतिबंध होने चाहिए। यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से पेड़ों को न काटे या खनन न करे या जल का उपयोग दुरुपयोग न करे। तो इस प्रकार प्राकृतिक और साथ ही मानवीय प्रतिबंध भी होने चाहिए जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके और खाद्य पदार्थ या मान लो जो संसाधन है उन संसाधनों को बढ़ाया जा सके और उन पर नियंत्रण किया जा सके। पांचवा कारक आता है बिना बसे भूभागों पर निराशा। यानी दुनिया के उन क्षेत्रों की बात की जाए, जैसे वितरण में हमने पढ़ा था कि विश्व का 90% जनसंख्या विश्व के 10% भाग पर निवास करती है। तो विश्व में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां निर्जन है, लोग रहते नहीं है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो थार का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में बहुत से ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहां जनसंख्या का बसाव नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या कम बसी हुई है वहां लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाए
और वहां पर जनसंख्या का बसाव किया जाए। जैसे हमने पढ़ा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसकी वजह से राजस्थान के उन क्षेत्रों तक लोगों को पहुंचाया गया जहां पानी का अभाव था, और पानी पहुंचने की वजह से उस रेगिस्तानी क्षेत्र में आज वो क्षेत्र हरा भरा हो गया और इसी वजह से वहां पर जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की कुछ समस्याएं थी बच्चों। अब उस समाधान की बात करें तो समाधान की बात की जाए तो समाधान भौतिक समाधान है, उसका उपयोग हम कैसे करें, यानी पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से का या हम ऐसे उपयोग करें जिससे किसी भी प्रकार की प्रकृति को नुकसान न हो और उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाएं। लेकिन उद्योगों का उपयोग हमें ऐसे करना है कि उनमें कच्चा माल है, श्रमिक है, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे जनसंख्या में वृद्धि भी न हो और उसका अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। डेजर्ट जो क्षेत्र है वहां परिवहन के साधन, संचार के साधनों का विस्तार किया जाए। जो बढ़ती हुई नगरीकरण से लोग निकल करके उन डेजर्ट या खाली क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जाएं और जिससे जनसंख्या का बिखराव एक सही और सुचारू रूप से हो सके। खनन क्षेत्रों के अंतर्गत मनुष्य को इस प्रकार से खनन करना है कि जिन पदार्थों की कमी है उनका सीमित उपयोग किया जाए और जिनकी मात्रा अधिक है उनका हम आराम से उपयोग कर सकते हैं। इसी पर यदि जनसंख्या वृद्धि को हमें नियंत्रण करना है तो शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। शिक्षा का यदि हम प्रसार करेंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि पर हम नियंत्रण कर सकते हैं और साथ में कृषि का जो है वो वर्तमान उपयोग हम करें जिससे कि कृषि का एक नया तरीका उत्पन्न करने से कम लागत में हम अधिक से अधिक कृषि का उपयोग उत्पादन कर सकते हैं।